बिहार का रन। नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बिहार में विधानसभा चुनाव 2020 के लिए अंतिम चरण की प्रक्रिया जारी है और 28 अक्टूबर को पहले चरण की 71 सीटों पर 55% से ज्यादा मतदान हुआ था, जो 2015 के विधानसभा चुनाव से भी ज्यादा था। 3 नवंबर को दूसरे चरण में 17 जिलों की करीब 94 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें 54% वोटिंग हुई और अब तीसरे और अंतिम चरण का मतदान हो रहा है। उम्मीद है कि आखिरी चरण का प्रतिशत पहले और दूसरे चरण से भी ज्यादा रहेगा। कोरोना महामारी के बीच संपन्न हो रहे चुनाव में तमाम समीकरण बनते और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। एक ओर जहां लालू के दोनों लाल बिहार में कमाल करने के लिए आतुर हैं, तो वहीं दूसरी ओर सुशासन बाबू भी अग्नि परीक्षा देने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं और 15 सालों के कामों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। तो महागठबंधन नई ऊर्जा के साथ कड़ी टक्कर भी दे रहा है। और अंतिम चरण की अगर बात की जाए तो 15 जिलों की 78 सीटों पर मतदान चल रहा है। और आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से यह मतदान शुरू हुआ, जो कि शाम 6 बजे तक चलेगा। इनमें 63 सामान्य सीटें हैं, जबकि 13 आरक्षित सीटें हैं। अंतिम चरण में करीब 1204 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। पिछले चुनावों की बात की जाए तो इन 78 सीटों पर 2015 में जेडीयू ने 23 सीटों पर जीत दर्ज की थी। आरजेडी ने 78 में से 20 सीटें जीती थीं। 78 में से बीजेपी के खाते में 20 सीटें गई थीं और कांग्रेस ने इन्हीं 78 सीटों में से 11 सीट पर जीत दर्ज की थी। मगर पेच ये है कि 2015 के चुनाव में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था, जबकि इस बार नीतीश के सामने आरजेडी और कांग्रेस के अलावा चिराग पासवान भी चुनौती बनकर सामने खड़े हैं। जाहिर सी बात है कि नीतीश के लिए यह चुनाव 2015 के मुकाबले ज्यादा मुश्किल होगा और उनके सामने अपनी सीटों को बचाने की भी कड़ी चुनौती होगी। बात इन सीटों पर वीवीआईपी चेहरों की जाए तो आपको बता दें कि कई ऐसे चेहरे हैं जिनकी किस्मत का फैसला इसी तीसरे चरण में हो जाएगा। सिमरी बख्तियारपुर सीट से वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश साहनी मैदान में है। उनके सामने है आरजेडी के यूसुफ सलाउद्दीन। सुपौल सीट से जेडीयू के विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। उनके सामने है कांग्रेस के मितनुल्लाह रहमानी। ये चुनावी मैदान में उनको सीधी टक्कर दे रहे हैं। मोतिहारी में बीजेपी की अगर बात की जाए तो प्रमोद कुमार चुनावी मैदान में है। उनके सामने आरजेडी के ओम प्रकाश चौधरी हैं। मधेपुरा में आरजेडी के चंद्रशेखर मैदान में है, तो उनके सामने जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव चुनावी मैदान में है, जबकि जेडीयू के निखिल मंडल यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और इस आखिरी चरण के चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय होने की भी बात सामने आ रही है। बात अगर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों की जाए तो 371 प्रत्याशियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। 31% प्रत्याशियों का आपराधिक इतिहास है और प्रत्याशियों की जन्म कुंडली बिहार की जनता के पास है। उनके वादे और इरादे भी बिहार की जनता वाकिफ हो चुकी है इनके वादे और इरादों से। अब इन 15 जिलों की जनता को तय करना है कि किसको किस्मत का वो फैसला लिखेगी सीधे तौर पर, और आज किस किस की किस्मत का फैसला वो ईवीएम में कैद करेगी। और तमाम सारे जो समीकरण हैं जो बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। पैनल में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव सहाय आरजेडी से हमारे साथ हैं प्रवक्ता। संजीव जी, बहुत स्वागत आपका। संजीव जी, मैं ये समझना चाहूंगा कि 15 जिलों की सीटें बची 78, उन पर अब आखिरी चरण में देखिए वोटिंग हो रही है। पहले तो ये पहला और दूसरा चरण देखने को मिला कि पिछले मुकाबले बिहार में 2015 के मुकाबले इस बार का प्रतिशत बढ़ा, और ये जो आखिरी चरण का चुनाव हो रहा है इसमें तो प्रतिशत और ज्यादा बढ़ता नजर आएगा। आपको क्या लगता है, जीत सुनिश्चित है आपकी? सुनील जी नमस्कार। जी जी। तीसरे चरण में जो आज मतदान हो रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी भी प्रतिशत बढ़ने वाली है। ये इलाका जो बिहार का इलाका है, जो सीमांचल, मिथिलांचल और तिरहुत का इलाका है, ये बड़े ही गरीब इलाका है, जहां पर कैपिटा इनकम बिहार में भी सबसे कम है। अगर आपको मैं पर कैपिटा इनकम बताऊं तो बिहार की मात्र 3600 रुपए है सालाना और यहाँ की 26 रुपए है। तो गरीबी अपनी चरम सीमा पे है। पिछले बार 2015 में इस इलाके से हमें महागठबंधन को 54 सीटें आई थी और इसमें अल्पसंख्यकों की भी काफी संख्या है। तो उसमें क्या है कि ये जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, इनको हराने के लिए सारे एकजुट होकर के 54 सीटें पे विजयी कराई थी हमें, लेकिन नीतीश बाबू ने ऐन मौके पर पलड़ा बदला और धोखा दे करके वो
सांप्रदायिक ताकतों से हाथ मिला लिए। तो ये सारी चीजें हमारे लोगों को, उस इलाके के लोगों को भली भांति याद है और वो इंतजार कर रहे हैं न्याय करने के लिए। तो आने वाले समय में ये मान के चलिए कि आज जो वोटिंग होगा उसमें 80 से 85% सीट हमारी महागठबंधन जीतने वाली है। ये तय है, निश्चित है, सुनिश्चित है, इसमें कहीं भी दो मत नहीं है। और 10 तारीख को हमारी युवा नेता, जो आप खुद देख रहे हैं कि कितने प्रसिद्ध और पॉपुलर हो चुके हैं, लोग किसे उनके पीछे दौड़ रहे हैं और उनके उम्मीद आशा बना रहे हैं कि वो आने वाले 10 तारीख को मुख्यमंत्री का गद्दी संभालेंगे। तो नीतीश जी के हाथ से ये गद्दी 10 तारीख को जाने वाली है, ये तय हो चुका है। यानी कि दिवाला निकाल रहे हैं आप उनका, दिवाली अपनी मनाएंगे। जेडीयू से हमारे साथ प्रिंस बजरंगी हैं। प्रिंस बजरंगी जी, स्वागत आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। संजीव सहाय तो कह रहे हैं कि देखिए इनकी तो गद्दी छिन गई है, अब तो गद्दी संभालेंगे भैया तेजस्वी यादव। देखिए, सबसे पहले मैंने बताना चाहता हूं कि आज बिहार चुनाव का आखिरी चरण का मतदान है, 7 तारीख है। और जिस तरीके से बिहार वासियों ने 2 चरण में वोटिंग किया है, आज आखिरी चरण है। पूरे बिहार की जनता समझ चुकी है कि दोनों जंगल राज युवराज तेजस्वी जी है और एक तरफ जो राहुल गांधी जी हैं, और तीसरे में लोग जो गठबंधन किए हैं नक्सलवाद वामपंथ विचारधारा के लोगों से, तो जनता समझ चुकी है लोग विचारधारा की, लोग क्या मोनोपोली है। नहीं, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तो क्या आपके लिए फायदा है क्या? जिस तरीकों से बजरंगी जी, तरीके से कुछ फैक्ट पे बात हो जाए। वोटिंग फीसदी अगर बढ़ रहा है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, तो क्या लगता है आपको कि ये आपके लिए फायदा है? वोटिंग परसेंटेज देखिए, पिछले अगर जो 15 चुनाव के हम लोग कंपेरिजन करें तो सर हर जगह चुनाव वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। इसका रीजन ये है कि जो कोरोना काल में जो हमारे बहुत सारे भाई विभिन्न प्रदेशों में रहते थे, अभी उनकी नौकरी छिन गई है, तो अपने निकाल लिया बजरंगी जी ने तोड़, निकाल लिया बजरंगी जी ने तोड़। संजीव सहाय, देखिए ये कहा जाता है अमूमन, और इतिहास भी इस बात का गवाह रहा है कि जब भी किसी भी सरकार के खिलाफ वोटिंग फीसदी बढ़ता है तो सीधे तौर पर जनता बदलाव चाहती है। लेकिन इन्होंने तो तोड़ निकाल लिया, बोले कि नहीं कोरोना में सब लोग घर आ गए इसलिए वोटिंग फीसदी बढ़ गया। अरे भैया, आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि कोरोना की वजह से तमाम ऐसे मतदाता हैं जो वोट डालने नहीं जा रहे, वो वोट डालने नहीं जा रहे लगातार गुहार के बाद भी। जी साहे जी। जी सुनील जी, आपने मेरा जवाब खुद ही दे दिया। ये जो प्रतिशत बढ़ा है वो वाकई लोगों की नाराजगी से बढ़ा है। और जो लोग बाहर से घर आए हैं पैदल चल के 1200 किलोमीटर, और कितने लोग मर गए, कितने लोग जो है घायल हो गए, ये तो न्याय इस बार मांगेंगे ही मांगेंगे कि सरकार किस बदहाल में है कि लोगों की जान माल का सुरक्षा तक नहीं कर सकती है। ये किसी से छुपी हुई नहीं है। तो इसलिए इस बार बेरोजगारी मुख्य मुद्दा है, जिसमें पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, कार्रवाई, सुनवाई की सरकार बननी है इस बार। इसमें कोई इस बार लॉलीपॉप लेने वाला, दवाई, सुनवाई, पढ़ाई है, ठीक है प्रिंस बजरंगी जी, यहाँ सिंचाई है और कार्रवाई सुनवाई तो आप देख ही रहे हैं कि बजरंगी जी बोलिए। क्राइम और कितनी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। बाढ़ का देखा आपने, कोरोना में बिहार के मुख्यमंत्री नहीं हो सकते, तो मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री नहीं हो सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जी मुद्दा बचा नहीं है। मेरी बात सुनिए, 3 दिन का कहानी है। संजीव जी थोड़ा रुकिए, प्रिंस बजरंगी भी कुछ कह रहे हैं। हाँ बजरंगी जी, रखिए अपनी बात, रखिए आप। हम मान लेते हैं कि लालू यादव और राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री इस बार बिहार के नहीं बन रहे हैं, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार चेहरा है। एक आदमी का भी नाम बता दीजिए जो लालू जी के शासन काल में अपने सत्ता की ईटे चलाए थे, वो आज पार्टी में नहीं है। चाहे हम बात करें शहाबुद्दीन की, राजबल्लभ यादव की, अरुण यादव की, लाल यादव की, आनंद मोहन की, ऐसे अनगिनत चेहरा है। इनके बल पर सत्ता में सिंचाई, कमाई, दवाई, पढ़ाई या सुनवाई करेंगे? शर्म नहीं आता बोलने में? बिहार की जनता चूतिया है, सोशल मीडिया का जमाना है। प्रिंस बजरंगी जी, पहले तो भाषा का आप नियंत्रण रखिए। किस तरह की भाषा आप टीवी चैनल पर, नेशनल चैनल पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सीधे तौर पर मुझे आपकी आवाज दबानी होगी, और मैं ऐसे लोगों को अपनी चर्चा में लाता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं विनती करता हूं कि आप अपनी भाषा पर संयम रखिए पहले तो। ठीक है। और मैं ये कह रहा हूं कि प्रिंस बजरंगी जी, ठीक है, एक सवाल मेरा और आपसे, फिर मैं जाऊंगा संजीव सहाय के पास। मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या लगता नहीं कि बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार को ये जो कोरोना की व्यवस्था आई, कोरोना महामारी आई, तब गलती हो गई, चूक हो गई, क्योंकि बिहार का
छात्र बिहार का मजदूर फंसा हुआ था बाकी राज्यों में और पहल नहीं हुई। कोरोना महामारी ये केवल बिहार में नहीं लागू नहीं होता है, इससे पूरा धरती पूरा भाई पहले सवाल सुना नहीं आपने पहले पूरा। मैं ये कह रहा हूं कि जो बिहार की जनता बाहर फंसी हुई थी लॉकडाउन में, उनको बुलाने में देरी हुई क्या? वो लोग पैदल पहुंचे भाई, वो वोट डालने गए थे क्या वहां पर कि नीतीश बाबू ने बुलाया है वोट डालेंगे? बता रहे लॉकडाउन का मतलब क्या होता है? जब लॉकडाउन लगा तो जो जहां है वहां पर रहेगा। बाकी राज्यों ने मिसाल पेश की या नहीं की? मुख्यमंत्री जी ने नहीं, यूपी के लिए लॉकडाउन नहीं था क्या? केंद्र को चिट्ठी लिखकर यहाँ पर करीब 22 लाख जो हमारे साथी बिहार के लोग विभिन्न प्रदेशों में फंसे हुए थे, 22 लाख लोगों को बुलाने के लिए प्रबंध किया। आप प्रत्येक व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट करके एक व्यक्ति को 55 रुपए खर्चा करने का काम किया 14 दिन में। तो ये कहां से काम नहीं हुआ? प्रिंस बजरंगी क्या जानते हैं थोड़ा धैर्य रखिए और चीजों को सुनिए, तथ्यों को। मैं कह रहा हूं ये चीज तो यूपी में भी लागू थी महाराज। यूपी ने पहले व्यवस्था की, बाकी राज्यों ने तो व्यवस्था की ना। यूपी में भी चुनाव नहीं था, योगी आए आगे, उन्होंने पहले व्यवस्था करके बाकी बच्चों को निकाला, तमाम व्यवस्थाओं के अनुरूप बसें भी चलाई। और बिहार के लोग दिल्ली में ही फंसे रहे, बोले कोई नीतीश बाबू भेज दीजिए, बस ही भेज दीजिए, खाना तक नहीं मिला, परेशान हो गए बच्चे। सर मेरी बात सुनिए, लॉकडाउन का मतलब होता है पूर्णतः लॉकडाउन लगा था, उसमें आप जब सरकार ही ऐसी बात करने लगेगी, अपनी आप का खींचातानी होने लगेगा केंद्र में और राज्य में, समझ में नहीं बन पाएगा। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। लॉकडाउन का मतलब भी समझ गया, मुझे मालूम है लॉकडाउन का मतलब क्या है। संजीव सहाय, सिर्फ और सिर्फ बातों से चीजों को कवर करने की कोशिश कि लॉकडाउन तो संपूर्ण देश भर में था, तो यूपी के मुख्यमंत्री ने जो काम किया था वो क्या मंगल ग्रह से जाकर करके आए थे क्या? हर राज्य का हर मुख्यमंत्री पहल करके अपने लोगों को अपने राज्य में जितनी जल्दी बुला सके उसका सुनिश्चित कर रहा था। ये तो दुनिया देख रही थी, देश देख रहा था। और हमारे मुख्यमंत्री ये कहते हैं अपने निवासियों को कि अभी आना संभव नहीं है। सोचिए, गरीब रोजगार वाला, कामगार वाला जो 2 पैसे कमाता है, जिसके पास पैसे तक नहीं थे, उनको भाड़ा तो छोड़ दीजिए, भाड़ा रेलवे का क्या माना जाए, क्या वो टीस है जनता के दिल में? गवर्नमेंट ने भाड़ा वसूला, उसको ध्यान में रखते हुए वोटिंग हुई है। बच्चे मर गए, संजीव साहब, ठीक है, वो आंकड़े नहीं, देखिए चर्चा का समय बहुत ज्यादा नहीं है संजीव साहब, बहुत ज्यादा चर्चा का समय नहीं। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, क्या वो टीस है अभी भी जो लोग हजारों हजार किलोमीटर पैदल चलकर आए, उसको ध्यान में रखते हुए मतदान हुआ है क्या इस बार? सवाल ये पूरी तरह से मिक्स मतदान है। लोग जो रोष में हैं, नाराज हैं इस सरकार के, जो पहले से निवासी रहे हैं बिहार के, उनको ना रोजगार मिला, ना मेडिकल फैसिलिटीज मिली, ना छत मिला, ना शिक्षा मिला, और सिर्फ लॉलीपॉप मिला। और पिछले बार जो जदयू की सरकार ने धोखा दिया है, उसको उनको पूरी तरह से उनको एहसास दिलाना है कि वो लोग बेईमान हैं। और जो प्रवासी आए हैं, ठीक, उनके दुख का तो वर्णन करना भी मुश्किल है कि किस दुख से वो गुजर रहे हैं। उनकी नौकरी चली गई, लोग, प्रिंस बजरंगी जी, प्राण चला गया, मुख्यमंत्री को मंच से कहना पड़ा कि आखिरी चुनाव है। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी भाई? जो तेजस्वी यादव कह रहे थे, अब सुनिए थोड़ा, जो तेजस्वी यादव कह रहे थे कि देखिए अब दम नहीं बचा है, थक गए हैं, बूढ़ा हो गया है बिहार, वो इस तरीके की भाषा का भी इस्तेमाल करते नजर आए। बोले अब थक चुके हैं नीतीश कुमार, इसलिए थका हुआ सीएम नहीं चाहिए। तो क्या राजनीति में, पहले मैं सब बताता हूँ, राजनीति में कोई थकता नहीं है, आप किसी का वो नहीं होता। मुख्यमंत्री जी बिहार के विकास को ऊंची बुलंदियों को पहुंचाने का काम किया, वो यहाँ के तमाम आम जनता है। और जाहिर सी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में 15 साल से बिहार को, सत्ता को जिस मुकाम पर ले जाने का काम किया, बिहार को एक नई विकास की राह दिखाने का काम की, तो पार्टी में और भी लोग मिलना चाहिए। अब लाल कृष्ण अडवाणी थे, अटल जी थे, तो वही लोग को नहीं होना चाहिए था। नरेंद्र मोदी जी भी हटेंगे, कोई और आएगा, तो पार्टी के एक अपना शिष्टाचार न होती है। अब हमारे मुख्यमंत्री जी के लड़का के निशान जी तो नेतागिरी नहीं ना करते हैं। नहीं, ऐसी जरूरत क्या आन पड़ी? मैं बजरंगी जी ये पूछ रहा हूँ भाई, वो ठीक है, वो ऊर्जावान है, वो सुशासन बाबू है आज भी। मैं ये पूछ रहा हूँ, उनको ऐसी जरूरत क्या आन पड़ी कि जनता से ये कहना पड़ रहा है कि आखिरी चुनाव है, जिता दो? अभी ये तो बात जब आगे दिन में मुख्यमंत्री जी विस्तार से बताएंगे तो ये सब इस पर क्लियर कुछ हम बोल पाएंगे। लेकिन 15 साल से जिस प्रकार उन्होंने बिहार की सेवा करने का काम किया, उनको लगा होगा कि नए चेहरे को, नए लोगों को, युवाओं को आगे आना चाहिए।
और बीच में भी आप देखे थे कि जीतन राम मांझी जी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार की सत्ता में मुख्यमंत्री चलिए, बनाने संजीव का सहाय काम के लिए किया तो अच्छी बात कह दी आपने। संजीव सहाय तो खुश हो ही रहे हैं कि देखिए हमारा युवा चेहरा सामने है, और आप भी इस बात को कह रहे हैं। युवा चेहरा क्यों? राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी जी युवा चेहरा थे, ठीक, प्रतापित ठीक। है। सुनील जी, 1000 वहाँ युवा पड़े हुए हैं। ठीक ठीक उनके पुत्र लालू जी के, और कोई नहीं थे उसमें। नहीं ठीक है, क्योंकि एक बड़ी टक्कर तो आपको सिर्फ आरजेडी से ही मिल रही है, महागठबंधन से ही मिल रही है। बजरंगी जी, और भी तमाम समीकरणों को समझूंगा। संजीव सहाय, आपसे भी समझूंगा तमाम सारे समीकरणों को, कि देखिए अभी तो ओवैसी फैक्टर भी लेके आऊंगा। ओवैसी फैक्टर क्या कुछ कितना गणित बनाता है, बिगाड़ता है। आप बने रहिएगा दोनों मेरे साथ। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बिहार के रण में। जी हाँ, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, और तीसरे चरण का देखिए मतदान लगातार आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि 6 बजे तक वोटिंग होनी है, और वोटिंग फीसदी परसेंटेज जो है वो इस बार बाकी चुनावों के मुकाबले बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और इसके तमाम सारे सियासी मायने भी निकलते नजर आ रहे हैं। इन्हीं तमाम कवायदों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। चर्चा में दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ प्रिंस बजरंगी हैं, जो कि JDU से हैं, और साथ ही RJD से संजीव सहाय हैं। संजीव सहाय भाई, ये असदुद्दीन ओवैसी जो पहुंचे हैं, क्योंकि देखिए ये जो आखिरी चरण है, इसमें सीमांचल जिले की अगर बात की जाए तो मुस्लिम बाहुल्य कई ऐसे सीटें हैं जहां पर पूरा पूरा दबदबा है। तो ओवैसी कार्ड भी खेले हैं वो, तो NRC और CA न जाने क्या क्या बातें भी कर रहे हैं। क्या मानते हैं आप? क्योंकि एक सीट जब असदुद्दीन ओवैसी जीत जाते हैं पिछले साल, तो उनको लगता है कि इस बार तो नैया पार हो ही जाएगी। 14 सीटों पर प्रत्याशी हैं उनके। संजीव सहाय जी सुनील जी, मैं आपको समझाऊं कि कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज, ये 4 ऐसे जिले हैं जहां पे अल्पसंख्यकों की संख्या काफी है। कहीं 40 है, कहीं 50 है, 70 तक है। देखिए, ये पिछले बार एक सीट जीत गए, वो इस बार उसको भी गंवाने वाले हैं, क्योंकि बिहार की जो अल्पसंख्यक है वो सांप्रदायिक ताकतों को हमेशा बाहर करना चाहती है। इसलिए हमारे साथ सारे लोग जुड़े हुए हैं, और खासकर अल्पसंख्यक पिछले 2015 में उन्होंने पूरी ताकत लगाई, और हमें 80% सीट इन इलाकों से आया, जो कि 54 नंबर था महागठबंधन का। और उस बीच नीतीश जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री छोड़ के पलट लिए अपना पाला। तो ये अल्पसंख्यकों को बड़ा ही धोखा लगा है। इसलिए अल्पसंख्यक इस बार गोल बंद होकर सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए पूरी ताकत के साथ वोट देने वाली है, जिसमें मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इनको इस बार सिंगल डिजिट में भी नहीं आने वाला है। इधर सांप्रदायिक ताकत किसको मानते हैं आप? जी, कौन है सांप्रदायिक ताकत? ये है एनडीए ग्रुप है। लेकिन वो तो आप लोगों के लिए कहते हैं कि वामपंथी हैं ये लोग, तो इनकी तो विचारधारा ही अलग है, नक्सली हैं ये लोग। वो तो जनता डिसाइड करेगी वो क्या कहते हैं। आज तो डिसीजन हो रहा है सुनील जी, और 10 तारीख को आप पूरी तरह से रिजल्ट के रूप में देखेंगे, क्योंकि ये पलटू राम ने लोगों से इमोशनली वोट ले करके और पूरी तरह से धोखा दे करके, पाला बदल करके वो दूसरी पार्टी में चले गए जिनके खिलाफ वोटिंग हुआ था। तो मैं समझता हूं कि ये तो पूरी तरह से विश्वासघात है। नहीं, इसी 15 में बीजेपी ने भी 20 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि बीजेपी नीतीश जी आपके साथ थे, उसके बावजूद भी। देखिए क्या है कि इस बार हमारे जो गरीब जनता वहां है वो पूरी तरह से कमर टूट चुकी है उनकी। ये सिर्फ लॉलीपॉप दे करके, ना इनको पढ़ाई मिली, ना कमाई हुआ, ना दवाई हुआ, ये सब सबके सामने छुपी हुई है। कोविड में खासकर लोग रोड पे गिर के उनकी मृत्यु हो जाती थी। पढ़ाई की हालत ये है कि आज भी बिहार में 36.4% इलिटरेसी है। लिटरेसी का मतलब जो पढ़ लिख नहीं सकता,
और महिलाओं में तो खासकर 46% है, अभी समझ लीजिए। और गरीबी रेखा हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है, जो 41.6% है, बीपीएल जिसको कहते हैं, जिनको खाने का, रहने का, पहनने का कोई भी सुनिश्चित नहीं है कि उनको कब खाना मिलेगा, ओबेसी कैसे फैक्टर जिएंगे, मानते वो हैं आप? गरीबी रेखा के नीचे होते हैं। जो ओबेसी जी जो आए हैं, जो मसीहा हैं अल्पसंख्यकों के, वो हैदराबाद में बैठते हैं लेकिन देश भर की राजनीति में वो कड़ा दबदबा रखते हैं। वो अपने झोले से कभी भी कुछ भी निकाल देते हैं। वो मौसमी मेढक हैं सुनील जी। वो आए हैं, मौसम बदलेगा, वो वापस हैदराबाद फ्लाइट पकड़ के चले जाएंगे। उनको ये लग रहा है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर आकर के हम पैराशूटिंग करके कुछ सीटें निकाल लेंगे और यहाँ पे नेतागिरी करेंगे। वो सब चलने वाला है नहीं। तो आपकी पार्टी के लोग, आपकी पार्टी के, आपके महागठबंधन के लोग तो ये कहते हैं कि वो तो बी टीम के रूप में काम करते हैं बीजेपी की। ऐसे कोई साक्ष्य सबूत मिले हैं क्या आप लोगों को, संजीव सहाय? जी नहीं, मैं उस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ अपनी जनता को देख रहा हूं और बिहार के विकास की तरफ देख रहा हूं। हमारे युवा नेता तेजस्वी जी ने 251 रैलियां की है, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और जिस तरह की भीड़ आई है वो अपने आप में दर्शाता है कि युवा किस तरह से परेशान है नौकरी के लिए। और आप इसलिए देखिए, मैं पूछ भी रहा हूं कि लालू के दो लाल क्या करेंगे बिहार में कमाल। सुशासन बाबू के आगे परीक्षा है, अग्नि परीक्षा ये कि 15 साल का उनका विकास के, उस 15 साल को लेके वो आगे बढ़ रहे हैं। उनका विकास जो है 15 साल का हो चुका है अब। बजरंगी जी, सुशासन बाबू की गोद में है 15 साल का विकास, गोद में ही रहेगा, धरातल पर भी आएगा? जी निश्चित तौर पर मैं बताना चाहता हूँ 10 तारीख के बाद हम और संजीव जी हो सकता है फिर से आपके चैनल पर डिबेट में बैठे। और नहीं बैठेंगे महाराज, 10 तारीख को ही मैं पूछूंगा आप दोनों से ही, आप दोनों रहेंगे। हम तो सोचते हैं कुछ दिन ईवीएम को भला बुरा लोग कहेंगे, ईवीएम ये हो गया, ईवीएम वो हो गया। अभी ईवीएम का शिगुफा तो नहीं आया है, अभी तक तो नहीं आया है। 10 तारीख के बाद यही होने वाला, मैं बता देता हूँ। दूसरी बात, लालू जी की कोई साजिश रच रहे हैं क्या बजरंगी जी ऐसी? ना मैंने, ये लोग बोलेंगे, बोलते आए हैं तो बोलेंगे ही। और लालू जी की भी रैली में, पिछले साल तेजस्वी जी के लोकसभा की रैली में आप देखे हो कितना भीड़ उगल कर आ रहा था और कितना वोट प्रतिशत मिला था। ये लोग 40 सीट पर लड़ने का काम किए थे, एक भी सीट निकल के नहीं आया था। तो हम देखे 10 तारीख के बाद हम फिर मिलेंगे और संजीव जी को मेरे सामने 2015 की स्थिति मानते हैं क्या आप? 2015 से 2020 में बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ बदला है, देश ही नहीं दुनिया में भी बदला है बजरंगी जी। नहीं, बिहार में ही नहीं, क्योंकि कोरोना को लेकर जिस प्रकार से रूमर उड़ाया जा रहा है, जिस प्रकार से अफवाह उड़ाया जा रहा है सर, तो कोरोना बिहार में ही नहीं था, इससे पूरा धरती लड़ रही थी। मैं वही कह रहा हूँ मालिक, मैं वही कह रहा हूँ कि बिहार में नहीं, पूरी दुनिया में बहुत कुछ बदला है 5 साल में। उसी प्रकार का उपेक्षा कर सकते हैं सर। लोगों के पास नए नोट आ गए लिखा और महाराज जैसा बजरंगी जी, बजरंगी जी बहुत कुछ बदला है मालिक। लोग जीएसटी जैसे एक नए कानून के दायरे में आए, लोग नए नए नोट देखने को मिले 2000 और तमाम सारी व्यवस्थाओं के, उन्होंने 500-1000 के बंदी हो गए पुराने वाले नोट। और उसके बाद कोरोना महामारी का सितम भी देख रहे हैं लोग। तो ये बहुत सारी विषम परिस्थितियां रही हैं। पिछले चुनाव से तुलना इस बार चुनाव की तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती, क्योंकि उस समय हालात जो है सामान्य थे। इस बार असामान्य हालातों में चुनाव हो रहा है और ये चुनाव निर्वाचन आयोग को साधुवाद, निर्वाचन आयोग जैसी संस्था को जिसने इस महामारी के बीच में इतना बड़ा लोकतंत्र का महापर्व आयोजित कराया। तो इलेक्शन कमीशन का होता है सर, इलेक्शन टाइम पे कराना, ये कराना, इस सरकार की कोई वो नहीं होती है। और जिस प्रकार से हमारी रैली आप देख लीजिए, संजीव जी बोले थे 251 रैली के तेजस्वी जी युवा नेता रिकॉर्ड बनाए। तो तेजस्वी जी मंच पर जा रहे थे, पहले से मंच सजा होता था, हेलीकॉप्टर दौड़ जाते थे, अपना डायरेक्ट भाषण करके फिर हेलीकॉप्टर पर चले जाते, प्रत्याशी भी नहीं बोलता था। एक दिन में 14 ना, अब तो सबसे बड़े लड़ाइयाओं की कहानी खत्म हो गई। आज तो जितना समय और बचा है उसके बाद और किस्मत का फैसला हो जाएगा। वो तो सारी चीजें कि किसने 251 की, किसने 301 की, उसका तो परिणाम ईवीएम में जा चुका है और थोड़ा बहुत रह गया है, वो जाने वाला है 6 बजे तक। उसके बाद तो अब 10 तारीख को पता लगेगा कि किसकी दिवाली होगी और किसका दिवाला निकलेगा। 251 रैलियों का क्या परिणाम तेजस्वी यादव देंगे, या सुशासन बाबू का ये भाषण जो आखिरी में इमोशनली आया कि इस बार और मौका दीजिए। सुशासन बाबू के बारे में बिहार की जनता जानती है कि वो एक टेस्टेड नेता है, न किसी जाति धर्म संप्रदाय से मजाक कर सकते हैं, उनके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार इन्होंने जाति पाति के सहारा लेकर धर्म संप्रदाय को लड़वा कर, पलटू राम भी कहा जा रहा है उनको भाई। जिस प्रकार से ये तो रिकॉर्ड बीट हो गया,
नहीं, लालू पलटू जी के राम, भी राज में इतने अपराधियों को, जबरदस्त बड़े बड़े अपराधियों को चर्चित हिस्ट्री अरे बजरंगी जी, नहीं मिला था, इस पर राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट देने का काम बजरंगी किया। जी, उसके देखिए बाद ये लोग उम्मीद करा करते हैं कि आपने कार्रवाई, चाहे सुनवाई, 14, 15, 16, 17 जब भी आपने करा, जो भी काम करा, लेकिन वो मंगलसूत्र जो गले में पड़ गया ना पलटू राम वाला, वो तो अब तक चला भाई, अभी तक चल रहा है। संजीव साहब तो अभी भी कह रहे हैं। बात आपको बतानी चाहिए कि नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि हम बिहार के विकास के लिए, बिहार के लोगों के लिए हम कहीं भी जा सकते हैं। जिस प्रकार इन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के साथ हमारी सरकार थी, जिस प्रकार इन्होंने दबाव की राजनीति, प्रेशर राजनीति करने का काम किया, माननीय मुख्यमंत्री जी को लगा कि बिहार का विकास इन लोगों के साथ नहीं हो सकता है, लोग दबाव की राजनीति करते हैं। चलिए ठीक है, ठीक ठीक है, यानी कि आप मानते हैं कि आप 200 पार हैं, एकदम पार है। तो फिर मेजोरिटी से हमारी एनडीए सरकार बना रही है, इन लोगों को था पता नहीं है। ठीक, चलिए बजरंगी जी, आपको बजरंगी जी आपको अभी से, बजरंगी जी ठीक है भाई, कोरोना की बात, ठीक है, आ गई बात, कोरोना छोड़ो, छोड़ो भाई कोरोना, ठीक है, अब तो दिवाली देखो बिना पटाखे वाली, ठीक है बजरंगी जी, छोड़ो भाई, आवाज कम करो बजरंगी जी की। संजीव साहब बहुत संक्षेप में फाइनल कमेंट, आप कितनी सीट जीत रहे हैं? आप कितनी सीट जीत रहे हैं? नहीं बाकी नहीं, समय नहीं मेरे पास, कितनी सीट जीत रहे हैं आप? 190। चलिए 190, आपको भी बहुत बधाई। और 200 मैं एक लाइन बजरंगी जी भी कहूंगा जीत रहे हैं। सुनील जी, एक लाइन कहूंगा, ठीक, जल्दी। जो बजरंगी जी कह रहे हैं, जो युवाएं जो उमड़ रही है वो इतने बेचैन है कि आने वाले इलेक्शन में वो पूरी रूप से वोट दे रहे हैं। और एक गलतफहमी मैं क्लियर करना चाहता हूं कि महिलाएं इनके साथ थी जब नशाबंदी किया था नीतीश जी ने, तो लोग एक अच्छी उम्मीद कर रहे थे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं करने से और उसका देख रखाव नहीं करने से सारा काला बाजारी किया। अब तो जो भी है, देखिए कि हर परिवार का मर्द जो है, तो जो भी है, आधा सैलरी पीता था, आज पूरी सैलरी पी जा रहा है। अब तो जो भी है, जितना अमृत बरसना था बरस चुका है, जिसके पक्ष में बरसना था। ठीक है, अब तो नतीजे बताएंगे कि किसकी मेहनत कितना रंग लाई। 15 साल का वाकई में क्या विकास अब युवा होने की कगार पर बढ़ेगा आगे, या फिर वो यहीं की यहीं गोद में ही रह जाएगा, दिव्यांग हो जाएगा, उतर नहीं पाएगा गोद से, या फिर लालू के लाल कुछ कमाल कर पाएंगे? ये बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। बहुत शुक्रिया संजीव सहाय, प्रिंस बजरंगी जी, बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में जोड़ने के लिए। बिहार के रण में इतना ही, नमस्कार।